नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। ये खबर जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी है और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। ट्रक हादसे में कई लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। नारकी के भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास ये हादसा हुआ। पुलिस और राहत की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। हादसे के बाद की ये तस्वीर है जहां पर एक ट्रक ने बेकाबू होकर एक ऑटो में टक्कर मारी है। हादसे में देखिए कई लोग हैं जो कि फंस गए हैं। इस ट्रक के चक्के में भी फंसे हुए लोग नजर आ रहे हैं। मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। राहत काम की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं और कई की जान भी गई है। बेकाबू ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी है। ऑटो घसीटता हुआ काफी दूर तक ट्रक के साथ आगे चलता चला गया। हादसे में कई लोगों के मरने की खबर आ रही है। अभी तक पुष्ट रूप से ये खबर नहीं है कि कितने लोग इस ट्रक में मौजूद थे, ऑटो में कितने लोग सवार थे। जो हताहत हुए हैं वो ऑटो सवार हैं या ट्रक के। देखिए स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए जैसे ही हादसा हुआ। दर्दनाक हादसा, रफ्तार का कहर, ये देखने को मिला है फिरोजाबाद में। देवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जो कि मौके पर मौजूद हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? क्या खबर, क्या रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है? बिल्कुल, जिस तरह से घटना हुई है वो काफी गंभीर घटना है। जैसे ट्रॉला से जो टकराया है, टक्कर मारी है उसमें ऑटो में, तो उसमें काफी लोग घायल हैं। लेकिन हालांकि चूंकि अभी रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें कितने लोगों की जान गई है। लेकिन चूंकि हादसा बड़ा है, काफी संख्या थी उसमें ऑटो में बैठने वाले की, और ऑटो के ऊपर पूरा ट्रक चढ़ गया है, तो इससे अभी भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी। देवेंद्र, ये साफ हुआ है कि ट्रक में कितने लोग थे, ऑटो में कितने लोग थे? जो हताहत हुए हैं वो ऑटो वाले हैं, कहां से आ रहे थे? इस बारे में कोई डिटेल? बिल्कुल, ये जो ऑटो था वो ऑटो टूला की तरफ जा रहा था। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उसमें 11 लोग थे, जबकि जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 11 लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह से ट्रक पूरा भरा हुआ था, वो उसके नीचे ऑटो दबाया है, तो 4 जेसीबी मशीनों से उसे उठाने का काम चल रहा है। अभी भी जो स्थिति जी है वो देवेंद्र, स्पष्ट नहीं तस्वीरों हो से पा भी रही। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक की रफ्तार कितनी रही होगी कि ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रक रुका नहीं, ऑटो को घसीटता हुआ ले गया। कई लोग जो कि ट्रक के पहिए के नीचे भी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो रफ्तार का कहर फिरोजाबाद में देखने को मिला, कई लोगों की जान चली गई। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं और इस दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को करीब 7,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी गोरखपुर सर्किट हाउस में रुकेंगे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। 2 दिन का दौरा है सीएम का गोरखपुर का। इस दौरान गोरखपुर को सौगात मिलने वाली है। 16 सड़कों का शिलान्यास होगा। योगी आदित्यनाथ आज 7,500 करोड़ की योजनाओं का प्रदेशवासियों को तोहफा देंगे। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश की 16 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। अगर गोरखपुर की बात करें तो इसमें रिंग रोड जो कालेसर से जंगल कौड़िया तक जाता है उसका लोकार्पण है। साथ ही राम जानकी मार्ग के करीब 9 किलोमीटर के हिस्से का शिलान्यास आज होना है। इसी के साथ प्रयागराज में बनने वाले पुल का भी आज कार्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो सौगात मिलने वाली है न सिर्फ गोरखपुर बल्कि गोरखपुर के बाहर भी सौगात सड़कों की मिलने वाली है। 16 सड़कों की सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं, वहीं से वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे नितिन गडकरी, वर्चुअली इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। रामगोपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, सीएम कब तक पहुंच जाएंगे? कार्यक्रम कितने बजे से है?
जैसे ही खबर कंप्लीट अभी हुई नहीं, फोन आ गया। सीएम अब से कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो सबसे पहले एक गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पे करीब 1 घंटे रहेंगे। जो ये कार्यक्रम है ये 3 बजे से शुरू होगा। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और NHI ने कार्यक्रम आयोजित किया है। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री आज प्रदेशवासियों को तोहफा देंगे। उसके बाद उसी एनेक्सी भवन में ही मुख्यमंत्री का एक दूसरा कार्यक्रम है जिसमें वो गोरखपुर का जो प्रसिद्ध खिचड़ी मेला लगता है गोरखनाथ मंदिर में, उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक करेंगे और उसको दिशा निर्देश देंगे कि इस कोरोना के संकट काल में किस तरीके से खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से वहां पे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन आज जिन सड़कों का तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नितिन गडकरी देने जा रहा है उससे प्रदेश के विकास की एक नई गति मिलेगी। जिस रोड का आज उद्घाटन गोरखपुर के कलेसर और जंगल तोड़िया के बीच जिस रोड का उद्घाटन करने जा रहा है उसके बन जाने से एक बड़ी ट्रैफिक जो नेपाल जाती थी या महाराजगंज सोनौली वाटर जाती थी वो ट्रैफिक अब गोरखपुर शहर में नहीं आती है। सीधे जो है लखनऊ या वाराणसी के रास्ते वहाँ कालेसर स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी इन सड़कों के शुरू हो जाने के बाद। तो वहीं पर जो यात्री हैं उन्हें भी सहूलियत होगी कि वो बहुत जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए रामगोपाल आपका। और कहते भी हैं कि किसी भी प्रदेश का विकास इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वहां पर सड़कें कितनी अच्छी हैं, क्योंकि अच्छी सड़क विकास को रफ्तार देती है और यही वजह है कि सड़कों का जाल बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। योगी सरकार ने 36,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव के साथ ही अनुमानित लागत पर भी मुहर लगा दी। गंगा एक्सप्रेसवे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका इस वक्त जो अनुमानित लागत है वो है 36,402 करोड़ रुपए। निर्माण पूरा होने पर गंगा नदी के समानांतर हरिद्वार से लेकर प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक तेज गति से यात्रा संभव हो सकेगी। परियोजना के लिए ग्राम सभा की जमीन निःशुल्क ली जाएगी। जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक कुल 12 शहरों से गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। प्रयागराज कुंभ के दौरान सीएम योगी ने इस एक्सप्रेसवे का ऐलान किया था और अब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो 36,402 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे। जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम सबसे पहले शुरू किया जाएगा। मेरठ में 15 किलोमीटर, बिजौली से शफियाबाद तक की दूरी होगी। जो कुल दूरी है वो 500 किलोमीटर के आसपास की है। हापुड़ में 22 किलोमीटर का इलाका पड़ेगा। बुलंदशहर 11 किलोमीटर जो कि पाइंदापुर आमताली से शुरू होगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अनुमानित खर्च कितना होगा उसे भी मंजूरी दे दी गई है, 36,402 करोड़ रुपए। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा जिसका ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के दौरान प्रयागराज से किया था। एक फ्लैगशिप परियोजना है, प्रोजेक्ट है जिसको मंजूरी दे दी गई। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, अमौसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है सोना। 26.5 लाख का सोना है। चॉकलेट बॉक्स में छिपाकर सोना तस्करी की जा रही थी। यहाँ पर दुबई से ये सोना यहाँ पहुंचा था। दुबई से एक फ्लाइट में ये सोना यहाँ पहुंचा था, जहां पर कस्टम अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली और ये सोना जब्त कर लिया गया है। देखिए जरा, चॉकलेट्स के पैकेट में सोना छिपाया गया था। इसको गलाकर चॉकलेट्स के पैकेट में चॉकलेट के शेप का बनाकर छिपा करके यहाँ पर लाने की कोशिश थी। 26.5 लाख रुपए का ये सोना बताया जा रहा है। दुबई से लखनऊ तक ये सोना पहुंच भी गया था। यहाँ से इसे आगे कहाँ सप्लाई होना है, इस सवाल का जवाब इस वक्त कस्टम के अधिकारी तलाशने की कोशिश में जुटे होंगे, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है। देखिए जरा किस तरीके से अमौसी एयरपोर्ट पर 26 लाख रुपए का सोना 26.5 लाख का बताया जा रहा है, जिसे कस्टम के अधिकारियों ने पकड़ा है, जब्त किया है। और सोने को चॉकलेट का रूप देकर के चॉकलेट के पैकेट्स में लाया जा रहा था और लेकिन तस्कर जो है वो कामयाब नहीं हुए और ये सोना पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर ये लखनऊ से, तस्वीरें भी इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर यह कामयाबी कस्टम के अधिकारियों को लगी है, जहां पर 26.5 लाख रुपए का सोना जब्त किया है कस्टम के अधिकारियों ने। शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, किस तरीके से यहाँ पर भी जो तस्करों की जो चालाकी थी वो काम नहीं आई? बहुत हमारे खिलाफ शिकायत करते हैं तो इनका
एक है, इनको रहने नहीं देंगे। शबाब, आवाज मिल रही है आपको? शबाब का आवाज नहीं मिल रही है। एक बार तस्वीरें आप देख रहे हैं, चॉकलेट बॉक्स में छिपा कर लाया गया सोना। और एक बार फिर बड़ी खबर फिरोजाबाद आपको लिए चलते हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की जान चली गई, इस बात की पुष्टि हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नारखी के भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास यह हादसा हुआ। पुलिस और राहत की टीम इस वक्त भी मौके पर मौजूद है। जो लोग वहां पर जख्मी हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और इसी बीच जो दर्दनाक खबर है, जो बुरी खबर कि 4 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। हादसा कितना गंभीर और कितना भीषण, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर ट्रक ब्रेक नहीं लगा पाया और ट्रक ऑटो को घसीटता हुआ आगे लेकर चला गया। कई लोग ट्रक की चपेट में आ गए। 4 लोगों की तो जान ही चली गई है। 6 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। उनकी हालत कैसी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर ट्रक के पहिए के नीचे भी एक शख्स फंसा हुआ नजर आ रहा है, येलो टी शर्ट में। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर इकट्ठा हुए और उसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू का काम। जो इस वक्त खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। 6 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ट्रक ड्राइवर के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर हादसा क्यों हुआ। क्या ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था या कोई और वजह थी? देवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि 4 लोगों की अब तक जान चली गई, 6 लोग जख्मी हैं। क्या पुलिस ये बताने में इस वक्त सक्षम है कि हादसे में लापरवाही किसकी है? ट्रक का ब्रेक फेल हुआ था या ड्राइवर नशे में था, रफ्तार बहुत ज्यादा थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाया? हादसा कैसे हुआ? हेलो जी देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अब आवाज मिली। जी देवेंद्र, ये बताएं हादसे की असल वजह क्या सामने आ रही है? ट्रक ड्राइवर की लापरवाही या कोई और टेक्निकल खामी? बिल्कुल, जो टेक्निकल अगर बात की जाए तो जो ट्रक है, ट्रक कहीं ना कहीं असंतुलित हुआ था, जिसकी वजह से जो ऑटो जा रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और पूरी तरह से काफी दूर तक उसको खींचता रहा। तो जो लोग थे उसमें दब गए। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 6 लोग जख्मी हैं, उनके बारे में क्या खबर है? बिल्कुल, जो लोग हैं वो यहीं स्थानीय लोग हैं, यहीं के पास के रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि अभी तक उनके नाम और पते पूरी तरह नहीं हो पाया, ये तो जानकारी नहीं हो पाई है कि ये ऑटो है, ये ऑटो नारकी का ही है, जहां से ये जा रहा था और ये टुंडला की तरफ देवेंद्र, जा रहा क्या था। ट्रक ड्राइवर के बारे में पता चल पाया है? क्या वो भी हादसे में जख्मी हुआ है या फिर वो भाग निकला? जी नहीं, ट्रक ड्राइवर की अगर बात की जाए तो ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और अभी तक जो घायलों की अगर बात की जाए तो वो घायल केवल ऑटो वाले हैं। उसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर है या क्लीनर है उसके किसी भी तरीके से चोट नहीं है। जी देवेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो हादसे के बाद ही ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया, उसकी तलाश चल रही है। ट्रक किसका, इस बात की भी तलाश पुलिस इस वक्त कर रही है, लेकिन 4 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा दिया और कांग्रेस कर्मचारियों ने ही लगाया है ताला। अलग अलग मांगे थी इनकी और उन्हीं मांगों को लेकर नाराज चल रहे थे ये कर्मचारी, जिसके बाद इन्होंने दफ्तर में ताला लगा दिया और अपना विरोध जाहिर किया है। कर्मचारियों ने विरोध किया है कि बिजली, वेतन कटौती, इनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर नाराज कर्मचारियों ने पार्टी दफ्तर में ताला लगा दिया है। पार्टी प्रदेश कार्यालय का रेनोवेशन करा रही है। अवैध रूप से रह रहे लोगों से दफ्तर खाली कराने की तैयारी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये दफ्तर आप देख रहे हैं जहां पर तालाबंदी कर दी है कार्यकर्ताओं ने। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, कार्यकर्ताओं की नाराजगी किस बात को लेकर, ताला क्यों लगाया इन्होंने दफ्तर पर? देखिए, इस वक्त प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का रेनोवेशन कराया जा रहा है और इस कार्यालय में बीते एक लंबे समय से कुछ कांग्रेस के कर्मचारियों और कुछ अवैध लोगों द्वारा यहां पर रहा जाता है, उनका आवास है, जिसको खाली कराने के लिए कांग्रेस संगठन इस वक्त कोशिश कर रहा है। जिसके मद्देनजर जो बिजली का बकाया है, वो कर्मचारियों का बकाया भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और इसी कारण उनको खाली करने के लिए कहा गया था। जिसके विरोध में आज सुबह इन लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय पर ताला लगाया और विरोध जताया कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय से बाहर न निकाला जाए, खाली कराने का दबाव न बनाया जाए।
जिसको लेकर बात हुई और तुरंत ताला खोल दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर जो कि प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कैंप करने वाली है, इसको लेकर कांग्रेस चाहती है जो कांग्रेस मुख्यालय है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जल्द कांग्रेस अब इन कर्मचारियों को जो कांग्रेस जी राजीव, अब देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि कर्मचारियों की नाराजगी भी पार्टी के लिए, पार्टी की छवि के लिए तो बहुत अच्छी नहीं। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर एटा में मां और बेटे की ईंट से कुचलकर हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया। महिला के पति गंधर्व यादव पर ही अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी पति कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य का रहने वाला है, जो परिवार समेत एटा में ही किराए के मकान पर रहता था। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने आरोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन कर दिया। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीपुरम का है। तो यहाँ पर सबसे पहले खबर आई थी एटा में कि एक मां और बेटे की किसी ने हत्या कर दी है, ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी तो पता चला कि हत्या का आरोप जो है वो पति पर ही है। पति ही हत्या का आरोपी निकला है। हालांकि पति इस वक्त फरार चल रहा है। पुलिस ने पति को पकड़ने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है और इस वक्त आरोपी पति की तलाश चल रही है। कोतवाली क्षेत्र के शास्त्रीपुरम का ये मामला। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास ही हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। भारत के लोकतंत्र की आत्मा, भारत का संविधान, और संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपने अपने सम्मेलन में इस पर काफी चर्चा भी की है। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। साथियों, इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। कठिन से कठिन समय में भी जनता की आस्था
इन 3 अंगों पर बनी रहती है। ये हमने इन दिनों इस वैश्विक महामारी के समय भी बखूबी देखा है। भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उसकी एक बड़ी वजह सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है। महामारी के इस समय में देश की संसद ने राष्ट्रहित से जुड़े कानूनों के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह भी अभूतपूर्व है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है। सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। आई वांट टू अप्रिशिएट all these efforts. In the COVID times, these steps play a leading role in boosting public confidence. साथियों, कोरोना के इस समय में हमारी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।